आज पूरे 10 साल बाद आखिर कविता के बर्दाश्त करने की हद टूट चुकी थी। वह अपनी 2.5 साल की बच्ची आरू को गोद में उठाए अपना घर छोड़कर निकलने को विवश हो गई। घर से सीधे रेलवे स्टेशन जाकर उसने अपने मायके के शहर का टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गई। गुस्से के मारे उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। आरू को सीट पर बिठाकर वह खुद खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। ट्रेन जैसे स्टेशन से निकलकर आगे बढ़ी, घंटों से रोका हुआ उसका आंसुओं का सैलाब उमड़ आया और वह अपने हाथों से मुंह छिपाकर रो पड़ी। आस-पास बैठे सभी लोगों की कौतूहल भरी नजरों का एहसास होते ही उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछकर खुद को संयत करने का प्रयास करने लगी। थोड़ी ही देर में वह ऊपर से तो सहज हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर भयानक तूफान उमड़ता घुमड़ता रहा। बहुत कठिन होता है किसी औरत के लिए अपना बसा बसाया घर संसार अपने ही हाथों से बिखेर देना। पर जब पर जब अपने ही बस से बताए संसार में सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं रह जाता। रह रहकर कविता की आंखें भरी जा रही थी। सब कुछ भूलना और नए जीवन की शुरुआत कर पाना दोनों ही बहुत ही मुश्किल था। पर रवि के साथ पल पल मर मर कर जीना अब उसके सहन शक्ति की बात नहीं रह गई थी। ट्रेन अपनी पूरी गति से भागी जा रही थी और उसी तेजी से कविता के विचार भी चल रहे थे। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था। उसे इस तरह आया देख पता नहीं मायके में माँ और पापा की प्रतिक्रिया कैसी होगी। शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर मायके में लड़की कितने दिन इज्जत से रह पाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना तो कुछ नहीं, पर आरू के उजले भविष्य के लिए उसे जल्दी से जल्दी अपना जीवन व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कविता सोच रही थी कि सब कुछ जानने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सबका रवैया सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा, पर धीरे धीरे वह सब पर भार बन जाएगी। मायके में लोग उसे अपना बोझ समझे, इससे पहले ही उसे अपने पैरों पर हर हाल में खड़ा हो जाना होगा और अपना एक किराए का घर लेकर अलग रहने का प्रबंध करना होगा। जॉब और पैरों पर खड़े होने की बात मन मस्तिष्क में आते ही कविता का ध्यान फिर से रवि की तरफ चला गया। शादी से पहले अच्छी भली जॉब कर रही थी कविता, पर रवि के ही कारण उसे वह जॉब छोड़नी पड़ी थी। कविता देखने और बात बर्ताव में दोनों में ही रवि से कहीं ज़्यादा अच्छी थी और इसी वजह से ऑफिस से लेकर घर तक हर जगह उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। शुरू में तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ा था रवि पर, लेकिन शादी के 2 साल के अंदर ही कविता को 2 प्रमोशन मिल गए और रवि को एक भी नहीं। तो धीरे धीरे रवि के मन की हीन भावना बढ़ती चली गई और उसने अलग अलग बहानों से घर में झगड़े करना शुरू कर दिया। उसका एक ही हल वह निकालता था कि कविता तुम नौकरी छोड़ दो। हार कर घर की सुख शांति के नाम पर कविता ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। उस वक्त तो कविता को इतना नहीं अखरा था, पर अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। रवि की याद आते ही कविता फिर से असहज होने लगी। उसके द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़नाएं कविता के विचारों को मथने लगी। कविता सोचने लगी, मैं और कितना बर्दाश्त कर सकती थी। सहन की भी एक सीमा होती है। घर परिवार की सुख शांति के नाम पर आखिर कोई स्त्री कब तक अपमान और तिरस्कार के घूंट पीती रह सकती है। सामने वाला किसी को हर पल ये एहसास दिलाता रहे कि हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो क्या साथ रहना आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता है। मानसिक यातनाओं को आखिर कब तक मैं घर की सुख शांति और मान मर्यादा के नाम पर सहती और चुप रहती।
कि कम से कम मेरी चुप्पी से मेरा घर परिवार तो बचा रहेगा। घर का कलह बाहर वालों के सामने तो नहीं आएगा। रवि को तो किसी की भी परवाह नहीं थी। लोग क्या कहेंगे, उसकी दुनिया तो उससे शुरू होकर उस पर ही खत्म हो जाती थी। अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता था रवि। अपना अतीत जैसे जैसे कविता को याद आ रहा था, उसका मन और भी कड़वाहट से भरा जा रहा था। उसे खुद पर आश्चर्य होता जा रहा था कि आखिर इतने वर्षों तक वह सब कुछ क्यों और कैसे सहन करती रही। उसे लगने लगा कि शायद पति के अत्याचार बर्दाश्त करते रहना ही पत्नियों की आदत में ही शुमार होता है। स्त्रियों का एक तबका होता है जो रोज पति के लात घूंसे खाता है। ऐसी औरतें समाज के सामने पति को गालियां देती हैं, लेकिन सब कुछ भूलकर दूसरे ही दिन पति के साथ हंसती खिलखिलाती नजर आती हैं। दूसरा तबका वह होता है जो पति की एक धौंस भी सहन नहीं करती। ऐसी स्त्रियां रातों रात पति के वजूद को ठोकर मारकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती हैं। स्त्रियों के ये दोनों तबके खुश रहते हैं। सबसे अधिक विवश होती हैं संतुलित परिवार की औरतें, जो ना तो इतनी सक्षम होती हैं कि रातों रात पति से अलग होकर एक अलग संसार बसा सके, और ना ही इतनी आत्मसम्मान विहीन कि पति की जातियों को रात गई बात गई की तर्ज पर भुला सकें। वे तो बस सहती हैं और चुप रहती हैं, कभी पड़ोसियों के कानों तक बात न पहुंचे ये सोचकर, तो कभी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा ये सोचकर। कभी उन्हें यह डर सताता कि अगर वे पति का घर छोड़कर मायके चली गईं तो उनकी छोटी बहनों की शादी में परेशानियां आएंगी। तो कभी यह भय सताता कि उनके माता पिता इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य के बारे में सोच सोचकर वर्षों तक रवि की जातियां बर्दाश्त करती रही और अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी वह चुप रही। पर अब सब कुछ असहनीय हो गया था। कविता को लगने लगा कि अब वह और भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और अंततः उसे अपना घर छोड़ने जैसा कदम उठाना पड़ गया। अपना अपमान और तिरस्कार तो कविता कैसे भी सहन कर रही थी, पर आरू के साथ भी रवि का वही रवैया उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ही आरू की तबीयत खराब होने पर रवि का जो व्यवहार था, उसे देखकर भविष्य में रवि के सुधरने की जो एक छोटी सी आशा थी, वह भी जाती रही। उसने सुना था कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा दोनों को आपस में बांध देता है। इसी आशा पर उसने 8 वर्ष तक संयम रखा कि शायद पापा बनने के बाद रवि के अंदर कुछ बदलाव आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विवाह के 8 साल बाद इतनी मुश्किलों से हुई बेटी से भी रवि का कोई लगाव नहीं झलकता था। आरू के पति रवि का उस दिन रवैया सोचकर आज भी कविता की आंखें भीग जाती है। उस दिन सुबह जब कविता ने आरू को गोद में उठाया तो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। थर्मामीटर लगाया तो 104 बुखार था। दिसंबर का महीना था और बेमौसम बारिश से गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। ऐसे में ऑटो रिक्शा में आरू को डॉक्टर के पास ले जाना कविता को ठीक नहीं लगता था। अतः उसने ऑफिस फोन करके रवि को आने को कहा, तो उसने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। कविता इंतजार करती रही, पर शाम तक रवि नहीं आया और ना ही उसका फोन। आरू का बुखार बढ़ता गया और शाम होते होते उसे उल्टियां और जुलाब शुरू हो गए। घबरा कर उसने दोबारा रवि को फोन किया, तो उसने बताया कि वह अपने कलीग के बर्थडे पार्टी में है और 2 घंटे बाद ही घर पहुंचेगा। कविता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसकी बेटी बुखार में तप रही हो, वह उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा है। बाहर का मौसम और आरू की हालत देखते हुए कविता के हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उसकी आंखों से मजबूरी के आंसू निकल पड़े। उसने किसी तरह खुद को संयत किया और पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली सीमा को फोन करके उससे मदद मांगी। संयोग से
उसके पति विकास दफ्तर से आ चुके थे। वे अपनी कार से आरू और कविता को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ डॉक्टर ने आरू की हालत देखकर कविता को बहुत ही डांटा कि बच्चे को अब तक घर पर रखकर उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी। अपने आवेगों पर नियंत्रण रख बुखार में तपती बेसुध आरू को लेकर जब कविता घर पहुंची तो घर के बाहर रवि को खड़ा पाया। हड़बड़ी में ताला लगाकर कविता चाबी पड़ोस में देना भूल गई थी। कविता को देखते ही रवि उस पर चिल्ला पड़ा, चाबी देकर नहीं जा सकती थी? घंटे भर से बाहर खड़ा वेट कर रहा हूं मैं। हालांकि रवि का ऐसा अमानवीय व्यवहार कविता के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, फिर भी साथ में खड़ी सीमा और उसके पति विकास की वजह से कविता का चेहरा अपमान से लाल हो गया। लेकिन उसने अपने सारे गुस्से को दबाते हुए बात को सहज बनाते हुए कहा कि आरू की हालत देखकर मैं इतनी घबरा गई थी कि हड़बड़ी में चाबी देना याद ही नहीं रहा। बुखार ही तो था, कोई मर तो नहीं रही थी जो सुना रही हो कि हालत बिगड़ रही थी। कहते हुए उसने कविता के हाथों से चाबी छीन ली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। बाहर खड़ी सीमा और विकास को धन्यवाद के शब्द कहना तो दूर, उनकी ओर नजर उठाकर देखने तक की जहमत नहीं उठाई उसने। अपमान से लाल हुई कविता मुंह से कुछ ना कह सकी, बस हाथ जोड़कर अपनी डबडबाई आंखों से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर दी। रवि की अमानवीयता पर आश्चर्यचकित वे दोनों कविता को आंखों से ही हौसला बंधाते हुए अपने घर चले गए। कविता अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रवि ने अगला व्यंग किया, जब अपने यार दोस्त के साथ ही जाना था तो मुझे फोन करने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त कविता का मन किया था कि पास ही पड़ी कांच की फूलदानी उठाकर रवि के सिर पर दे मारे, पर आरू की मम्मी मम्मी की आवाज सुन उसने खुद को रोक लिया। तुम जैसी गंदी सोच वाला इंसान इससे ज्यादा और सोच ही क्या सकता है, कहते हुए खुद को आरू के साथ कमरे में बंद कर लिया। उस रात कविता बहुत ही आहत हुई थी। ऐसा नहीं था कि रवि ने पहली बार उसके साथ इतना संवेदनहीन व्यवहार किया था, पर इस बार बात केवल कविता के मन को पहुंची चोट तक ही नहीं सीमित थी। आरू का तिरस्कार और उसके लिए मर तो नहीं रही थी जैसे शब्द, पड़ोसियों का अपमान, पड़ोसियों के सामने उसकी बेइज्जती और फिर उसके चरित्र पर कसा हुआ तंज, सब कुछ एक साथ मिलकर उसके दिलो दिमाग में कुलबुलाहट पैदा कर रहा था और उसके सब्र को तार तार कर रहा था। इस तरह का बर्ताव करना इंसान की कायरता की पहली निशानी होती है। कायर इंसान ही अपनी गलती को छिपाने के लिए अनायास दूसरों पर चीखते और चिल्लाते हैं। वे समझते हैं कि चीख और चिल्लाकर अपनी गलती दूसरे पर थोप करके सबके सामने निर्दोष साबित हो जाएंगे, पर वे बहुत गलत सोचते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से दूसरे के मन में उनके लिए नफरत के अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं होता। रवि ने भी वही किया। उसके टाइम पर ना पहुंचने के लिए उसे कविता या कोई और कुछ कह सके, इससे बचने के लिए उसने पहले ही कविता पर आरोपों की झड़ी लगाकर खुद की गलती ढकने की एक तुच्छ कोशिश की। रवि की बातों से जख्मी कविता की वह सारी रात रोते रोते ही गुजर गई। फिर भी दूसरे दिन सुबह से कविता ने सब कुछ भुलाकर सामान्य रूप से अपने दिन की शुरुआत की, क्योंकि उसे अपने मान अपमान से ज्यादा अपनी बेटी आरू के भविष्य की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी आरू के कोमल मन पर उसके माता पिता की आपसी कलह का बुरा असर पड़े। जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी सही ढंग से ना तो चल सकती है, सिर्फ कुछ दूरी तक घसीटी जा सकती है, ठीक उसी तरह कविता को भी लगने लगा था कि जहाँ तक भी हो सके अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीटते जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। गृहस्थी बचाने के लिए अंतर मन पर पड़ते आघातों को लगातार अनदेखा करती जा रही कविता के मन में खुशहाल जिंदगी का सपना सच होने की एक उम्मीद अचानक जाग गई, जब एक दिन ऑफिस से बड़े अच्छे मूड में आकर रवि ने कविता से कहा कि ऑफिस में 3 दिनों की छुट्टी पड़ रही है, अतः 2 दिन के फैमिली टूर का प्रोग्राम ऑफिस से बनाया गया है,
तुम तैयारी कर लो, फ्राइडे की शाम को चलना है। ये सुनकर कविता को अच्छा लगा। वह सोचने लगी कि ऐसे प्रोग्राम से थोड़ा मूड भी बदलेगा और दूसरे पतियों को देखकर शायद रवि के व्यवहार में भी कुछ सुधार हो। पर कुछ भी सुधार हुआ होता तो भला आज कविता अपने हाथों से अपनी जिंदगी बिखेर कर क्यों निकल पड़ती। फ्राइडे को निश्चित समय से पहले ही कविता पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। घर से निकलने से पहले जब उसने आरू को गोद में उठाया तो उसने देखा कि आरू ने डायपर गंदा कर दिया था। उसने रवि से 2 मिनट में आने को कहा और आरू को लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। इस पनौती को सिवाय इसके और कुछ आता भी है। बाथरूम की ओर जाती कविता के कान में रवि का यह लाइन पड़ी तो मन किया कि पलटकर इसका करारा जवाब दे, पर अच्छा खासा मूड वह खराब नहीं करना चाहती थी, अतः वह चुप रह गई। उसने फटाफट आरू को साफ किया और उसकी डायपर को कागज में लपेटकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। आरू को पैंट पहनाती हुई 2 मिनट से कम समय में ही कविता बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। बाहर ना तो कार थी और ना ही रवि। कविता का सूटकेस गेट के पास पड़ा हुआ था। रवि कविता को छोड़कर चला गया था। आश्चर्य से कविता का मुंह खुला का खुला रह गया। रवि ऐसा भी कर सकता था? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए उसने इधर उधर झांक कर देखा भी, पर उसका क्या फायदा था। उसकी आंखें अपमान और आक्रोश के मिली जुली आंसुओं से झिलमिलाने लगी। एक ऐसा आक्रोश जिसे वह ना चीख कर व्यक्त कर सकती थी न चिल्लाकर। अपमान की ऐसी अनुभूति जो पल भर में ही पूरा शरीर जला गई। विवेक शून्य सी कविता दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी सहेली जया को उसके फैमिली टूर की जानकारी थी और वह उसे विदा करने के मकसद से अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा तो सोच में डूब गई कि ऐसे इंसान के साथ आखिर कविता कैसे जिंदगी जी रही है। कविता की मन स्थिति को वह अच्छी तरह समझ रही थी, अतः उसका मन बहलाने के लिए उसने अपने घर में चाय पीने के लिए बुला लिया। उस दिन जया के सामने कविता अपने को रोक ना सकी और रो रो कर अपनी सारी पीड़ा सुना दी। उसने कहा, जया, मैं यह अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि रवि एक कायर और गैर जिम्मेदार आदमी है। वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा मुंह छिपाता रहता है और मैं या कोई और उसे कुछ कहे इससे पहले ही वह मुझ पर इल्जाम मढ़ देता है और माहौल इतना खराब कर देता है कि मुख्य मुद्दा ही खत्म हो जाए। मैं उसकी इस कमजोरी को समझ चुकी हूँ और उसके आधार पर खुद को ढालकर जीना शुरू कर दिया था। तो अब उसके अंदर की हीन भावना ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा किया कोई अच्छा काम या किसी के द्वारा की गई मेरी प्रशंसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मौके बेमौके जगह जगह पर मुझे अपमानित कर आत्मसंतोष महसूस करता है। मेरे सहन करने की हद अब खत्म हो रही है। डर लगता है कि मैं कहीं कुछ कर ना बैठूं। मेरी सहन शक्ति को रवि मेरी विवशता मान बैठा है और दिन ब दिन मेरा जीना हराम किए जा रहा है। जया ने कविता को बड़े प्यार से समझाया कि घर की सुख शांति बनाए रखना है और आरू को बेहतर परवरिश देना दोनों की जिम्मेदारी उसकी ही है। घर छोड़ देना या कुछ कर बैठना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। वह थोड़ा सब्र करे और किसी दिन अच्छा समय देखकर रवि से बात करे और उसे समझाए कि उसके इस तरह के बर्ताव से न केवल उनकी गृहस्थी पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि आरू का कोमल मन भी प्रभावित हो रहा है। घर आकर कविता बुरी तरह अपसेट थी। रवि ने उसके साथ जो किया था उसे सोच सोचकर उसका दिल नफरत से भरता जा रहा था। पर जया की कही गई बात सोचकर उसने एक बार रवि से बात करके सब कुछ ठीक करने की सोची और एक कोशिश करने का निश्चय किया। रवि के वापस आने के कुछ ही दिन बाद उनकी शादी की 10वीं सालगिरह पड़ी। कविता ने तय किया था कि उस दिन रवि से बात करके गिफ्ट के बदले उससे उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने का वादा लेगी। उस दिन वह रोज की तरह जल्दी उठी और रवि और आरू के जगने से पहले ही घर का सारा काम ये सोचकर निपटा लिया कि आराम से बैठकर रवि से अपनी समस्याओं पर चर्चा करेगी। उसने चाय बनाई और रवि को उठाया। वह मन ही मन सोच रही थी कि किन शब्दों से रवि को शादी की सालगिरह मुबारक कहे। तभी रवि ने उससे न्यूज़पेपर
मांगा। न्यूज़पेपर तो अभी नहीं आया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। कविता के इतना कहते ही रवि ने चाय का कप दे मारा। कितनी बार कहा है कि पेपर वाले को कहो कि न्यूज़पेपर जल्दी डाला करे। न्यूज़पेपर नहीं आया है तो क्या अपना थोबड़ा दिखाने के लिए उठाकर बैठा दिया मुझे? बधाई देने और अपनी परेशानी पर विचार करने के लिए हफ्ता भर सोचे गए उसके सारे शब्द धरे के धरे रह गए। वह पल ही कविता के लिए उस घर में अंतिम पल बन गया। पहली बार उसने भी उसके ही शब्दों में उसे जवाब दिया और अपने हाथ में पकड़ा गया चाय का कप भी जमीन पर दे मारा। गुस्से से भरी कविता ने उसी समय अपने और आरू के कपड़े सूटकेस में डाले और सोती हुई आरू को गोद में उठाकर घर से निकल गई। अपने दुखद अतीत को पीछे छोड़कर घर से निकल आई कविता रह रह कर अपने उठाए गए कदम और भविष्य को लेकर आशंकित होती जा रही थी। पर जब वह पिछले 10 वर्षों तक पाया तिरस्कार और अपमान याद करती थी तो उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता था। उसने मुझे जो मानसिक यातनाएं दी हैं उसकी सज़ा क्या मैं उसे दे सकूंगी? शायद पत्नी और बेटी के बिना उसके जीवन में आया खालीपन ही उसके लिए सही सज़ा होगी। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना व आरू का भविष्य सवार पाने की आशा में ही मुझे अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। आरू के माथे पर हाथ रखकर वह सोचते सोचते कविता ने आंखें बंद कर ली। आज कविता ने मन में सोच लिया था कि वह भी रवि को दिखा देगी कि वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब उसके साथ नहीं रहेगी। उसको अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसके माँ पापा ने उसके हालात को देखते हुए उसे स्वीकार कर लिया था। कविता के मायके में उसके माँ पापा के अलावा और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके माता पिता को कविता का दुख देखा नहीं जा रहा था। चूंकि कविता ने इतने वर्षों में कभी भी पति की कोई शिकायत नहीं की, शायद यही सोचती रही इसकी वजह से बहनों के रिश्ते में कोई अड़चन ना आए। लेकिन अब बात काफ़ी हद तक निकल चुकी थी। कविता का अब तक शांति से रवि की आलोचना और तिरस्कार सहना ही रवि को अब तक बढ़ावा दे रहा था। लेकिन पहली बार कविता उसे छोड़कर मायके चली गई थी, वो भी अपने पूरे सामान के साथ। रवि को लगा कि कविता खुद ब खुद अपने मायके से वापस लौट आएगी, लेकिन कविता नहीं लौटी। तो रवि ने अपना आक्रोश निकालने के लिए उसके मायके फ़ोन किया। वहाँ से कविता की माँ ने फ़ोन उठाया था। रवि ने बिना हेलो किए ही बोलना शुरू कर दिया। बहरी गूंगी अंधी सब हो चुकी है क्या? अगर तुम नहीं आओगी तो ये मत समझना कि मैं यहाँ पर अकेला रह लूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा के रखूँगा, समझी? कविता की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कहा कि अच्छा हुआ जो मेरी कविता ने सही फैसला लिया तुझे छोड़ने का। काश पहले ही तेरी असलियत सामने आ जाती तो मेरी बेटी इतनी मानसिक प्रताड़ना ना सहती। अब तो तुझे कोर्ट का नोटिस जल्द ही मिलेगा, समझा? हेलो हेलो, बस इतना ही जवाब दे पाया रवि, क्योंकि सामने से फ़ोन कट चुका था और साथ ही साथ रिश्ता भी, जिस पर सिर्फ अदालती मुहर लगानी बाकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।